वेलकम टू अनदर वीडियो और यह है द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो के सीजन 3 का एपिसोड 1 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे। तो कहानी की शुरुआत हम देख पाते हैं रेप्टेलिया, फिलो और नाओफूमी को लड़ते हुए एक कॉलेजियम के अंदर, जहां बहुत सारे लोग उनके शो को देख रहे होते हैं, जिनके ऊपर एक पावरफुल आग का हमला होता है। और ना जाने क्यों इस लड़ाई के दौरान इन तीनों ने मास्क पहना हुआ है और इस जंग के दौरान एक भारी बार होता है इनका इनके ऊपर। तो क्या हुआ अब तक जब से ये लोग दूसरे हीरोज की दुनिया से वापस आए। पर ये जानने से पहले हम बढ़ते हैं इसके इंट्रो की ओर, जो है हीरोज राइज अगेन इन सीजन 3। तो इसके बाद कहानी का अगला फेज शुरू होता है, जहाँ इवाताने यानी कि नाफूमी अपने बारे में बताता है, जो मॉडर्न जापान से एक दूसरी दुनिया में आया है एज अ शील्ड हीरो, जो यहाँ बुलाए गए हैं वेव्स को रोकने के लिए। और वेव्स कुछ ऐसे इवेंट्स है जिसमें दुनिया का खात्मा हो सकता है, जिसको रोकने के लिए ही इन्हें वेव से लड़ना पड़ता है। पर इस सब के अलावा यहाँ 4 स्पिरिट गार्जियन बीस्ट हुआ करते थे, जिनमें से एक था स्पिरिट टॉर्टोइस, जिसको जिंदा किया गया था, जिसके बाद काफी तबाही हुई। पर उसके बाद दोबारा कभी भी दूसरा वेव नहीं देखा गया, जिसने लोगों की आत्मा लेकर शक्तियां इकट्ठा की और अपनी शक्तियों से वेव्स को रोक दिया। और खैर आगे नाफूमी में आगे बढ़ते हुए देख पाता है कुछ टूटे हुए घरों को और परेशान डैमी ह्यूमंस को। तो खैर आगे इन लोगों ने स्पिरिट टॉर्टोइस को हरा दिया, जिसकी वजह से फीनिक्स टॉर्टोइस, जो है दूसरा गार्जियन बीस्ट, जल्दी जिंदा होने वाला होगा। पर उस समय कियो से हुई लड़ाई के दौरान उन्होंने उससे कुछ एनर्जी वापस खींची, जिससे ये लोग एक बैरियर बना पाए हैं, जिससे फीनिक्स के रिवाइवल को 3.5 महीने और डिले कर दिया गया है। तो इन 3.5 महीनों में अपनी जगह की रक्षा करने के लिए शील्ड हीरो को करनी पड़ेगी मेहनत, और तैयारी इस लेवल की करनी पड़ेगी कि वो लोग मिलकर हरा सके फिनिक्स को। पर कुछ दिक्कतें आ चुकी है शील्ड हीरो के साथ। मतलब जब ये लोग लड़ रहे थे कियो के साथ, तो उस समय कुछ सेक्रीफाइस ऑरा ने इनको कर्ज कर दिया, जिसके वजह से इनके स्टेटस में थोड़ी बहुत कमी आ चुकी है। मतलब इनका पावर लेवल थोड़ा बहुत ग्लिच होते हुए दिखाई दे रहा है। तो खैर आगे जहाँ पर स्पिरिट टॉर्टोइस बीस्ट हारा था, कुछ आर्मी दिखाई दे रही है, जो जंग के दौरान बिल्कुल नहीं दिखी थी। पर उसके अलावा नाफूमी यहाँ सोचता है उस लिबरेशन ऑरा के बारे में, जो उसको ओस्ट ने सिखाया था, वो दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, जो शायद आगे इनके काम आ सकता है। पर ना जाने वो उसका इस्तेमाल दोबारा कर भी पाए या नहीं। पर खैर जहाँ याद करता है ये बाकी हीरोज़ के बारे में, जिनके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, और अगर ये लोग साथ मिलकर काम करेंगे तभी ये लोग और स्ट्रांग बन पाएंगे। तो जिसके लिए इनके बीच में ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर बात करें उन 3 हीरोज़ की, तो वो लड़ रहे थे वेव से, जिस दौरान नाओफूमी दूसरी दुनिया में गया हुआ था, जो वैसे रियल वेव नहीं था, वो कियो का आर्टिफिशियल वेव था जिसको उसने बनाया था। जो वेव मोस्टली हो सकता है नाओफूमी के वजह से रुका हो, पर फिर भी इनके उस वेव को रोकने को लेकर रानी उनकी शुक्रगुजार है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि वो सीरियस होंगे फिनिक्स के रिवाइवल को लेकर, जहाँ हर एक हीरो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगा आगे आने वाले खतरे को रोकने के लिए। और यहाँ रानी मदद मांगना चाहते शील्ड हीरो से उसी चीज़ को लेकर। तो आगे इनकी बात होती है फॉवेरी की, जो स्पिरिट टॉर्टोइस वाली जगह पर इकट्ठा हुआ है, जो इस किंगडम से बिल्कुल नहीं है। पर वो सब एक पॉलिटिकल मुद्दा है, जहाँ वो रात बचाव के लिए आए हैं, उनका कोई खास कंसर्न नहीं है जगह को लेकर। तो उन दोनों की मीटिंग के दौरान बाकी उनके साथी बाहर बैठे होते हैं, जिनसे मिलने आते हैं मेल्टी। पर वहाँ मौजूद कुछ सिपाही उन्हें नफरत भरी नज़र से देख रहे थे, जिस पर मेल्टी उन्हें समझाती कि अब नज़रिया काफ़ी तक बदलने की बात चल रही है। अब ये किंगडम 3 नहीं 4 हीरोज़ को पूछता है, पर कभी भी हर कोई पूरी तरह से नहीं बदल सकता। पर जो नहीं बदला और किंगडम में हम उन्हें काम से निकाल रहे हैं, पर ये लोग कुछ खास है इसके पापा के, जिस वजह से इनको काम से नहीं निकाला जा सकता। तो खैर ये तो इंसानी फितरत रहेगी हमेशा से ही। पर इस सब के अलावा आगे नाफूमी बात करता है उनसे वैसल वेपन हीरोज़ के बारे में, या द 7 स्टार हीरोज़। तो वो इस दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं, वो उनसे कांटेक्ट नहीं बना पाए अब तक, या यूं कहें कि सबसे कांटेक्ट नहीं बना पाए, जिस पे वैसे ये लोग काम तो कर रहे हैं, पर इन्हें कोई भी लीड नहीं मिली उनकी, जिनको बस एक ही हीरो की जानकारी है, जो है स्टाफ हीरो। तो वो कहाँ है? तो वो इसी साम्राज्य में है। पर कौन है वो, ये जानने से पहले रानी उसको अपने साथ आगे ले जाती है। तो जहाँ रानी उसको दिखाती है रिकवर्ड किए हुए पार्ट स्पिरिट टॉर्टोइस के शरीर के, जिसको अपने शील्ड में डालने के बाद कुछ वार्निंग के साथ नाओफूमी को नई स्किल मिलती है, जो एबिलिटी उसके काम आएगी नई तरह के पोशन बनाने के। तो वैसे अगर हम बात करें मेल्टी की, मतलब दूसरी मेल्टी की, जिसका नाम है बिच, तो वो गायब हो चुकी है, जो पूर्व के बॉर्डर के पास देखी गई है। तो हो सकता है जल्दी वो कुछ प्लान कर रही हो हमला करने के लिए शील्ड हीरो पर। तो वैसे वहाँ पे तभी फॉर्मर किंग या फिर पाबंदी लगा हुआ किंग देखकर नाफूमी को कोसना शुरू करता है उसको, और शायद वहाँ वो रानी के प्रेजेंस को देखकर वापस चला जाता है। तो वैसे यही राजा है वो द स्टाफ हीरो। तो इस सब के बाद हम बढ़ते हैं आगे उन चचा के पास, जो कि औजार बनाते हैं, जो मिलते हैं नाओफूमी और उसकी टीम से, जो जान पाते हैं उसकी अब तक की जद्दोजहद के बारे में, जो उसको पकड़ाता है अपने कपड़े जो कि उसने पिछली दुनिया में इकट्ठा किए थे, जो वैसे यहाँ काम नहीं कर रहे। तो ये चाहता है कि इक्विपमेंट और कपड़े दोबारा वो यहाँ यूज़ लायक बना सके, वो भी सस्ते में।
तो उनके इस डीलिंग और बातचीत के बाद हम बढ़ते हैं आगे, जिस दौरान कई सारे परेशान और बेघर डैमी ह्यूमंस को देखा जाता है। मतलब भले ही अब ये लोग 4 हीरोज को पूछते हो, पर इस सब के बावजूद भी काफ़ी कुछ बदलना भी बाकी है। तो खैर आगे वो लोग जाते हैं स्लेव मर्चेंट के पास, जिसके पास ज़्यादा स्टॉक नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कानून के वजह से जब शील्ड हीरो ने चाहा था कि विलेजर्स जो कि खोए हुए हैं, बिखरे हुए हैं लुरोलोना विलेज से, वो वापस अपनी जगह पहुंच सके। जिस वजह से ऐसा हुआ, जो नाफोमी ने अपनी जगह को बेहतर करने के लिए किया था, पर जिसको जानकर अमीर लोग या फिर जिसके होने के अंदेशा से अमीर लोग और पैसे वाले लोगों ने सारे स्लेब्स को पहले से एडवांस में खरीद कर इस जगह से बाहर कहीं और बेच दिया। तो जहाँ उन सबको वापस खरीदने की डील पूछता है वो इससे, जो कहता है इस बार ये 30 गोल्ड कॉइन्स का हर एक स्लेब इनको मिलेगा, जहाँ रैप्टिलिया का लास्ट प्राइस था 30 सिल्वर कॉइन्स, और अब ये प्राइस 100 गुना बढ़ चुका है। तो जिसके बारे में और जानने के लिए नाफुमी यहाँ मौजूद बाकी स्लेब्स को खरीद लेता है। तो खैर उसको बाकी डैमे ह्यूमंस जहाँ से रैप्टिलिया उस जगह की खरीदने के लिए जाना पड़ेगा ज़ेल्टोबल में। तो अपने सारे नए खरीदे स्लेब्स की जिम्मेदारी वो छोड़ता है एक्लेयर और मेल्टी के ऊपर और बढ़ता है ज़ेल्टोबल की ओर, जो वैसे एक लंबी दूरी होती है जिस दौरान बीच बीच में रुक कर वो अपने सामान बेचता है और थोड़ा बहुत आराम भी करता है। और ये सब करते हुए एक बड़ी दूरी तय कर वो पहुंचते हैं ज़ेल्टोबल की ओर और बढ़ते हैं उस मर्चेंट के बताई हुई जगह की ओर, जहाँ पर मिलता है मर्चेंट दोबारा, या उसके ये मामा होते हैं या चाचा होते हैं, जो पहचान जाते हैं इन लोगों को, जो दोनों बिल्कुल काफी हद तक सेम दिखते हैं। जहाँ वो उनको गाइड करता है एक सीक्रेट पैसेज का रास्ता, जो जाके मिलता है एक अंडरग्राउंड ऑक्शन की तरफ, जहाँ वो चीज़ें बिकती है जो बाहर बेचनी अलाउड नहीं है, और साथ ही वो सब स्लेव्स भी जो मेलरो मैर्क में नहीं बिक सकती। तो जहाँ आगे आते एक डैमी ह्यूमन ल्यूरोलोना विलेज से, पर वो वहाँ से नहीं होती, जिसकी झूठ को भाप लेती है रैप्टिलिया, जिसकी बोली लगनी शुरू होती है 60 से, और ये समझाता है इनको कि तुमने देखो क्या किया, तुम भलाई करने निकले थे, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें पहले जैसी ही हो रही है और अब भी कुछ नहीं बदला, क्योंकि बिजनेस में कुछ भी कैसे भी हो सकता है। तो खैर जहाँ बोली 60 से बढ़कर 100 तक पहुँच जाती है और ये बिकती है 100 में, जिसको एक चचा खरीदते हैं और ना जाने क्या करेंगे उसके साथ। पर खैर आगे तो भले ही वो ल्यूरोलोना विलेज से ना हो, पर उस ब्रांड की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा जो शील्डरों ने क्रिएट कर दी है, जिस वजह से उस नाम से बिकने वाली चीज़ें या डैमी ह्यूमंस एक उम्दा दाम में यहाँ बेचे जा रहे हैं। अब तुम्हें भले ही चीज़ें सच ना लग रही हो, पर ये सच है। ऐसा होना नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, पैसा कुछ भी मुमकिन कर सकता है। तो ये तो उस विलेज से नहीं थी, पर खबर है कि उस विलेज से कोई और ज़रूर है यहाँ पर। तो कितने पैसे हैं इसके पास, क्योंकि लास्ट टाइम इसने सारे स्लेब्स खरीदे थे इसके भांजे से या भतीजे से, तो जिससे अंदाज़न इसके पास सिर्फ 50 गोल्ड कॉइन्स होंगे। जहाँ अगर इसने उस स्लेब्स को ना खरीदे होते जो इसके विलेज के ना थे, तो शायद ये पैसे बचा लेता, पर ये शायद अभी मुमकिन नहीं है। इसे चाहिए होंगे और भी पैसे अपने गाँव के स्लेब को दोबारा खरीदने के लिए। पर अगर ये चीज़ पॉइंट आउट कर रहा है इसके साथ, तो ज़रूर इसने कुछ ना कुछ सोचा होगा इसके लिए, जिससे वो पैसे कमा सकता है, जो उसको बताता है कुछ अंडरग्राउंड अरीना के बारे में, जिस तरफ बढ़ता है शील्ड हीरो, जिसके अंदर जाने की सिक्योरिटी काफ़ी हद तक काफ़ी टफ लगती है। पर खैर आगे बढ़ता है नाओफुमी और पहुँचता है उस बार के अंदर, और फिर आगे उस पब से एक बियर खरीद कर आगे बढ़कर देखता है यहाँ होने वाले मैचेस को, जिसमें शामिल होते हैं एक पांडा और एक हाथी। और तभी यहाँ एक लड़की आती है जो उसको यहाँ पहली बार देख रही है, जो नाफुमी को इंट्रोड्यूस करते हैं इन फाइट से, जिसके हिसाब से सासा जीतेगा, जिसको वो पांडा कह रहा था वही। और साथ ही वो पूछती है नाफुमी के इंटेंशन को कि क्या तुम यहाँ सट्टा लगाने आए हो या तुम इन मैचों का हिस्सा बनने आए हो। तो आगे वो पांडा ही जीतता है, जिसके बाद उसे पूछता है यहाँ के रूल्स के बारे में, पर कुछ भी फ्री नहीं है, तो उसको एक और बियर खरीद के देनी पड़ती है उसको। और आगे वो जानता है यहाँ के रूल्स के बारे में, जहाँ हम देखते हैं एक और फाइट जिसमें एक अमीर बच्चा और उसका अगेंस्ट होती है एक डैमी ह्यूमन। और साथ ही हम जानते हैं यहाँ एंटर होने के रूल्स के बारे में भी। तो तुम यहाँ अकेले एंटर हो सकते हो या फिर 3 लोगों की टीम के साथ भी एंटर हो सकते हो, पर ज़्यादा लोग दाव लगाते हैं 3 लोगों की टीम पर। तो उस सब के अलावा अगर हम बात करें आगे इस फाइट की, तो डैमी ह्यूमन काफ़ी बढ़िया कर रही होती है, पर तभी वो लड़का उससे कहता है कि बहुत हो गया, और वो उसके अगले वार को खुद खाकर हार जाते काफ़ी आसानी से, जो एक फिक्स्ड मैच था। तो वो डैमी ह्यूमन ने हार मानी थी पैसे के लिए, जिसको देख के नाफो में भी कहता है तो पैसा सब कुछ है। तो अब आगे 3 मास्क खरीद के ये लोग भी एंटर होने वाले हैं इस अंडरग्राउंड अरीना की ओर, ताकि ये लोग भी पैसा कमा के एक महंगी बोली लगा सके और सभी उस गांव के डैमी ह्यूमंस को वापस खरीद सके। तो यही था इंसिडेंट जिसके बाद ये लोग दिखाई दे रहे थे जंग के अंदर। तो ये था पूरा मार्च अब तक का, जिसमें आगे वो एक्ट भी करता है, ओ ये लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनको हराने में काफ़ी मुश्किल होने वाली है। वैसे जहाँ ये लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये लोग बस बेवकूफ बनने की एक्टिंग कर रहे हैं उनके अगेंस्ट, ताकि लोग पैसा लगाए हारने वाली साइड पे और ये लोग जीत कर ज़्यादा पैसा कमा सके। तो खैर आगे ये लोग इस्तेमाल करते हैं रैप्टिलिया के इल्यूजन टेक्निक का, और उसके इस्तेमाल से ये उनको इल्यूजन में डालकर एक एक करके तीनों को हरा देते हैं। और इस मुश्किल फाइट के बाद तेज तेज सांसें लेना शुरू कर देते हैं, जिससे वो काफ़ी
थके होने की एक्टिंग कर पाते हैं, जो वैसे बिल्कुल नहीं थके हुए, पर इन्हें एंटरटेन करना पड़ेगा बाकी लोगों को ताकि ये कमज़ोर रह के कम पावरफुल लोगों को हराकर आसानी से पैसे कमा सके। और वैसे इनके सामने वाली टीम काफ़ी स्ट्रांग और लगातार जीत रही थी, जिस पर लोगों को लग रहा है कि कहीं ये मैच फिक्स तो नहीं था, जिससे लोग डिसअपॉइंट होकर पत्थर और बाकी चीज़ें फेंकना शुरू करते हैं स्टेडियम के ऊपर। पर इस कोलिसियम में कुछ और अमीर लोग भी होते हैं जिनकी तरफ नज़र डालता है इतादोरी, जो उनके प्राइम टारगेट हो सकते हैं पैसा कमाने के लिए। तो खैर सभी नाराज़ नहीं, जहाँ कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं इनकी टीम रॉक वैली का। तो ओवरऑल इन्होंने उनको बेवकूफ़ बना ही लिया है। पर इस जंग में कोई और भी देखी जा रही है, तो क्या और कितना बड़ा खतरा होने वाली है इनका, और क्या उस सामा की टेक्निक का यहाँ इस्तेमाल कर पाएगा इतादोरी और उसको अनलॉक कर पाएगा दोबारा फिर से इस लड़ाई के दौरान, जिसके बाद फिलो उनका हथियार ले लेती है जिसको वो मास्टर कर लेती है काफ़ी आसानी से। पर इसके अलावा अब अगले मैच की बारी शुरू होती है, पर उनके अपोनेंट सारे जब्त हो चुके हैं, जो शायद इस बार मैच में नहीं आ पाएंगे, जिस वजह से इनका अगला मैच कुछ दिनों के बाद होगा। तो खैर आगे नाफू में मिलता है उसी लड़की से दोबारा, जो उसके पहले मैच को जीतने की वजह से उसकी तारीफ करती है, जहाँ नाफूमी ने अपना नाम इस मैच के दौरान रॉक रखा हुआ है। तो जहाँ वो लड़की सिर्फ इससे मिलने आई है और इसे थोड़ा बहुत ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करती है, जहाँ इसके ड्रिंक में पूरे रूकर फ्रूट पड़े होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अल्कोहलिक होते हैं। पर अब क्योंकि नाफूमी किसी और दुनिया से है, तो उस पर इस दुनिया में ये चीज़ें असर बिल्कुल नहीं करती और वो बिल्कुल भी नशे में नहीं आता इसके वजह से। तो वहाँ बात करने के बाद वो नाफूमी से बात करना चाहती है ताज़ा हवा में, जिसके बाद वो दोनों पब से बाहर निकल कर बात करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ वो बात करते हैं कैसे नाफूमी उस मैच को बाय डिफ़ॉल्ट जीत गया बाकी टीम्स के जब्त होने की वजह से, जो कुछ इस तरह से काम करती है जैसा इनके साथ फिलहाल में होता है, जहाँ कुछ लोग आगे इनको घेर लेते हैं और दोनों को कहते हैं नादिया, रॉक वैली, मरो हमारी टीम के लिए। जहाँ नाफूमी को लग रहा था कि ये लोग इसके साथ हैं, पर ये इसको भी मारने आए हैं। तो ये होता है जब्त होना, जहाँ पर दूसरी टीम आकर अपनी टीम के लिए असेसन करती है किसी और टीम को जो जीत सकती होती है, जहाँ दोनों मिलकर उन लोगों को हरा देते हैं। जहाँ पर हम देख पाते हैं इस लड़की को स्पेल इस्तेमाल करते हुए, या दूसरी भाषा में विड्रॉल कर लेना, जहाँ बहुत सारी टीम इसलिए विड्रॉल कर लेते ताकि उन्हें रात में ऐसे अपने जान से हाथ ना धोना पड़े, जिस पर वो कहते हैं कि हाँ तुम्हारे दुश्मन किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिस पर नाफूमी का रिप्लाई होता है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने रुकर फ्रूट्स मेरे ड्रिंक में डाले थे। जिस बात को सुन के पता नहीं क्यों खुश होकर वो गले लग जाते हैं नाफूमी के, पर जिसको नाफूमी खुद से दूर झटक देता है, तो वो भी ये कहकर जाती है कि तुम उम्मीद करो कि तुम्हारा सामना मुझसे ना हो, या फिर उससे पहले ही तुम इस मैच से खुद को विड्रॉल कर लो। तो आगे भी कुछ टीम इससे विड्रॉल कर लेती है और इन्हें कुछ मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है, जिनको ये वैसे तो काफ़ी आसानी से हरा देते हैं, पर इस्तेमाल करते हैं ये लोग इल्यूजन मैजिक का, ये दिखाने के लिए कि इन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। तो हर एक मैच को जीतने के बाद इन्हें और अच्छे पैसे मिला करते, पर अब क्योंकि इल्यूजन मैजिक की वजह से इनका हर एक मैच काफ़ी मुश्किल से जीत रहे थे, ऐसा दिख रहा था लोगों को। तो खुद पर सट्टा लगाने की वजह से ये काफ़ी अच्छा पैसा उससे भी कमा रहे थे। तो आगे ये लोग जाते हैं उस एरिया के सबसे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में कुछ शॉपिंग करने के लिए, जिसमें नाफूमी से मिलता है उस स्टोर का मालिक और उसे स्पॉन्सर करने की बात करता है। पर नाफूमी स्पॉन्सर में आने वाले तामझाम को देखते हुए उसे डिनाई कर देता है, पर शायद आगे उसको अलाउ करता है अपने एरिया में एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने की परमिशन को देकर, शायद, जो भी कंफर्म कुछ भी नहीं है। तो खैर आगे लोग बढ़ते अपने घर के और वहाँ से खरीदते एक बड़े से मीट के पीस को, जिसको पका के ये लोग खाते हैं। लेकिन तभी ने मिलती है खबर कि इनका अगला अपोनेंट डिसाइड हो चुका है और उसका रिकॉर्ड काफ़ी तगड़ा है, जो लगभग सारे मैच जीती है, जो टॉप रैंक्स में से एक है, जिसका नाम है नाडिया। और वो लड़ाई के दौरान यूज़ करते एक बड़े से हारपून का, और वो इस्तेमाल करती है लाइटनिंग मैजिक का, जिसके बारे में सुनकर रैप्टेलिया को किसी की याद आ जाती है, पर वो ज़्यादा कुछ खास डिस्कस नहीं करती। तो ये लड़ाई काफ़ी हद तक सीरियस हो सकती है, जिसके बारे में यहाँ डिस्कस होता है, जिसको सुनकर नाफूमी डिसाइड करता है कि अब वो लोग शुरुआत से ही अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। तो आज आराम करो और कल के लिए तैयार रहो। पर खैर जहाँ रैप्टेलिया के दिमाग में अभी भी कोई ना कोई बात ज़रूर चल रही है। तो खैर आगे शुरू होता है इनका टूर्नामेंट, जहाँ पर सामने दो लोग चैंपियनशिप के लिए, जिसमें से एक अनडिफिटेड टॉप रैंक नाडिया है और दूसरी टीम ऐसी टीम है जो नई नवेली आई है, जिन्होंने अब तक कोई भी मैच नहीं हारा, रॉक वैली। तो आगे वो लोग मिलते हैं नाडिया से, जहाँ वो वही लड़की होती है जो वार्न करती है उनको कि उसने कहा था पहले ने विड्रॉल करने के लिए, पर जिसमें नाफूमी कहता है कि मेरे खुद के कुछ रीज़न है, जिन रीज़नों को ये भली बात ही जानती है, जो नाफूमी के ऊपर गिरने का नाटक करके बताती है उसको उसके रीज़न के बारे में, जो कुछ ऐसा है कि वो पैसा जमा कर रहा है ल्यूरोलोना विलेज के स्लेव्स को खरीदने के लिए, जो उसके नज़र में पैसा कमाने का बढ़िया तरीका हो सकता है, पर वो किसी भी ऐसे से बिल्कुल नहीं हारने वाली जो सिर्फ पैसा कमाना चाहता हो। तो खैर आगे जंग शुरू होती है, जहाँ पे वो इस्तेमाल करते हैं अपने थंडर लाइटनिंग स्पेल का, जिसका स्ट्राइक इनकी जान तक ले सकता है, पर जिसको शील्डर अपने शील्ड से रिपेल कर देता है,
जो टकराता है ऊपर के छज्जे से और छज्जे में छेद हो जाता है, जिसके बाद उसकी तरफ बढ़ती फीलो, लेकिन जिसको हराने के लिए वो इस्तेमाल करती है लाइटनिंग स्पेल का खुद की स्पीड बढ़ाने के लिए। पर उसकी एजिलिटी को रोकने के लिए शील्ड इस्तेमाल करता है एयर स्ट्राइक शील्ड का, जिसके बाद फीलो उसकी तरफ बढ़ी रही होती है कि अगले ही पल स्टेडियम में पानी छोड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये स्पॉन्सर्स की चाल थी, पर खैर जो वो चाहते हैं उसे वो करना पड़ेगा और अपनी पूरी स्ट्रेंथ इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो पानी का वॉवेंडर बनाते हुए सी अपने पर पानी लपेट कर खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेती है एक किलर वेल में, मतलब एक इंसानी किलर वेल के रूप में, जिसको देखते ही रेप्टिलिया को कुछ स्ट्राइक होता है। पर स्ट्राइक कोई और करने भी वहां से आती है, जो होती है यही किलर वेल जो अपनी शक्तियों के साथ आगे बढ़ रही होती है, जिसके वार बढ़ते रेप्टिलिया की ओर, लेकिन वो टस से मस नहीं होती। और ये सब देखने के बाद वो कहती है साड़िना दीदी, जिसको सुनकर नाडिया वहीं रुक जाती है। तो ये डेमी ह्यूमन थी, ये तो क्लियर हो चुका था इसके वेल बनने के बाद, पर उसके बावजूद उसको जानती है रेप्टिलिया, ये काफ़ी हद तक हैरान करने वाली बात थी, जो खुद को उस नाम से दीदी सुनने के बाद समझ पाती कि अगर वो उसको दीदी बुला रही है तो पक्का ये रेप्टिलिया होगी। तो इसका मतलब रॉक है शील्ड हीरो। पर इन बातों के बीच में ऑडियंस अपना इंटरेस्ट खो देती है, जिस वजह से वो वार करती है शील्ड हीरो पे, जिसको वो डॉच कर लेता है। खैर जहाँ पे बात करते हैं इसके अलावा नाओफुमी के रियल इंटेंशन के बारे में, जिस वजह से वो लोरोलोना विलेज के स्लेव्स को दोबारा खरीदना चाहता है। और जो सब जानने के बाद शो मस्ट गो ऑन वाली फीलिंग के साथ वो उन्हें चैलेंज करती है एक आखिरी वार के लिए, जो वैसे एक दिखावा होता है, पर जहाँ पर रेप्टिलिया भी कहते हैं कि हम पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो डेमी ह्यूमन है और वो ये झेल लेगी। तो जिसके बाद नाडिया के अगेंस्ट फीलो के वार और शील्डर की टीम के वार लगते हैं, और जिस सबके साथ वो हार जाती है या शायद हारने की एक्टिंग करती है। तो अब उसके बाद शायद स्पॉन्सर बेच देगा उन बच्चों को जिनको खरीदने के लिए मेहनत कर रही थी, पर उसको खरीद लेगा शील्ड हीरो। तो इस तरह से जीत हुई रॉक वैली की। पर ऐसा कहने से पहले उसको रोक दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर एक मैच और होने वाला है इनका, एक एग्जीबिशन मैच के तौर पर, जहाँ पर दोनों प्लेयर्स मिलकर लड़ेंगे एक तीसरे प्लेयर से, जो एक नया प्लेयर होगा लेकिन वो काफ़ी पावरफुल होने वाला है, और वो टीम होती है मर्डर क्लाउन की। तो इस खेल को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए आगे बढ़ते रेप्टिलिया अपनी तलवार ले, जिसको वो अपने स्पाइडर वेब से रोक लेती है। साथ ही आगे कुछ और जालों छोड़ते अपने पपेट्स के साथ, जिससे ये सब बंध जाता है अपनी अपनी पोजीशन में। पर जिस बंदिश को तोड़ते हुए फिलो निकलती है अपने फिलोलियन रूप के साथ और वार करती है उससे उसके डॉल पर। तो जिस माल को देखते हुए नाडिया बोलती है शील्ड हीरो से साथ मिलकर उसके एक स्पेल कास्ट करने के लिए, जिसका उसे कोई आइडिया नहीं है, पर शायद काफ़ी तक उसने और समा के साथ ऐसा कुछ किया था, जिसके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो कास्ट करता है एक स्पेल नाडिया के साथ मिलकर, जिस दौरान अपने अपोनेंट का सामना काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर रही होती है फिलो और रेप्टिलिया। पर शायद आगे अगला बार रेप्टिलिया को हरा सकता था, पर तभी इनका स्पेल कंप्लीट होता है और ये तैयार होते हैं एम करने के लिए अपने स्पेल को लेकर, जो होता है डिसेंट ऑफ द थंडर गॉड, जिसको उन्हें अपने दुश्मन पे कास्ट नहीं करना, बजाय उसके उन्हें कास्ट करना उसको अपने साथी के ऊपर, जिससे उनके साथी को मिलेगी स्ट्रेंथ और सुपरसन ब्लू फॉर्म, मतलब ब्लू कलर से बना कोई पावरफुल ऑरा। तो जिसका इस्तेमाल संभाले करते हुए रेप्टिलिया उसके वारों से बचकर काफ़ी तेज़ी से, जहाँ उसके वारों तक पहुँच भी नहीं पाते, वो डोमिनेट करना शुरू कर देती है इसको, जिसके वारों से बचते हुए एक आखिरी वार ऊपर की तरफ से इसके ऊपर करती है, जिसके बाद उस जगह एक बड़ी सी तबाही होती है। पर जिस शरीर पर उनका वार लगा होता है वो शरीर वहाँ मौजूद नहीं होता, क्योंकि वो इस्तेमाल करते हैं वहाँ से शायद सब्स्टिट्यूट जुत्सु का, जिसको वो कहते हैं स्केप डॉल, जिसके बाद इन थ्रेड से बनकर उसकी बॉडी सामने आती है, जो उन चारों को कमज़ोर कहती है और कहती है तुम लोग मारे जाओगे, तुम्हारी बेस स्ट्रेंथ काफ़ी कम है, अगर तुम कोई हीरो नहीं हो जिसको कोई भी नहीं हरा सकता, तो तुम्हें दूसरी दुनिया काफ़ी आसानी से नस्तानाबूद कर देगी। जिसकी बातें थोड़ी मोड़ी गोलमोल होती है, पर वो काफ़ी हद तक पॉइंट टू पॉइंट बातें कहती है कि ये काफ़ी कमज़ोर है उनके कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी ये लोग इसको नहीं हरा पा रहे, तो एज अ शील्ड हीरो वो आगे आने वाली मुसीबत का सामना कैसे करेगा। पर ये सब इसको कैसे पता और इस बारे में क्यों बोल रही है। पर खैर जो यहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसकी लड़ाई के बदले की पेमेंट यहाँ पर ख़त्म होती है और एक सीरियस लड़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो वो वहाँ उनको विदा कहकर अपने थ्रेड मैजिक के साथ निकल जाती है, साथ ही ये भी कह के जाती है कि कोशिश करना कि तुम मारे ना जाओ। तो वो वहाँ से गायब हो चुकी है, जिसका मतलब जीत हुई टीम रॉक वैली और नाडिया की। पर एक सेकंड, इसको अपोज करते हुए सामने आता है स्पॉन्सर, जो कहता है कि ये मैच फाइनलाइज नहीं हो सकता क्योंकि ये लोग किसी और नाम से बैट भी कर रहे हैं ताकि ये लोग और जीत सके, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन तभी यहाँ आते हैं स्लेव मर्चेंट और उस एरिया के बड़े व्यापारी और कहते हैं कि ये जीत मिली है शील्ड हीरो को, और ये जीत शील्ड हीरो की ही होगी, जिससे उन्हें जीतने के पैसे और बैटिंग के पैसे भी ज़रूर मिलेंगे। जहाँ शील्ड हीरो के बारे में सुनकर सबके बीच में चहलकदमी मच जाती है, और साथ ही व्यापारी बात करता नाडिया की जीत की और उस जीत के पैसों से खरीदे गए उसके स्लेव्स की भी। तो वैसे यहाँ स्लेव मर्चेंट तो आया, पर ये शख्स क्यों आया साथ में? तो उसका आने का रीज़न ये था कि ये पूरी बिल्डिंग भी वही ओन करता है,
तो इस तरह से एट द एंड सब कुछ काफ़ी हद तक सही हो जाता है और रेप्टिलिया और साडिना का मेन मिलाप भी होता है और शायद साडिना भी इनकी टीम ज्वाइन करती है। तो इस सब के अलावा हम आगे देख पाते उस बच्चे को, उस छोटे डेमी ह्यूमन को जो जीतने के लिए हारता है, मतलब कुछ पैसे पाने के लिए अपनी जीत दांव पे लगाता है, जो कुछ दवाई और चीज़ें खरीद के झट से वहाँ से भाग कर जाता है और पहुँचता है शायद अपनी बीमार छोटी बहन या बड़ी बहन के पास, जो दोनों शायद स्लेव्स हैं जिनको बेचा जाना है या फिर ऐसा ही कुछ होने वाला है इनके साथ। जहाँ अगर हम बात करें एपिसोड के इंट्रो की तो वहाँ इनको हम देख सकते हैं शील्ड हीरो के साथ जो शायद इनको खरीद लेगा। पर वैसे जिस क्लॉन के साथ ये लोग लड़े थे कहीं वो फिनिक्स तो नहीं, या फिर वो कोई पावरफुल बंदा, या फिर इन दोनों में से कोई एक तो नहीं, जो हम शायद आगे जान पाएंगे द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो के सीजन 3 का एपिसोड 3 में, जहाँ कहानी की शुरुआत होती है उस बच्चे से जो एक स्लेव ही होता है जो बाहर गया था मैच लड़ने के परमिशन को लेकर, जिसके बदले उसको एक भारी कट देना पड़ता है उन लोगों को, और जिसके बाद वो मिलता है अपनी बहन से और उसको दवाई देता है और साथ ही कुछ खाना भी, जहाँ उसकी हालत काफ़ी नाजुक होती है क्योंकि उसका भाई रात को जाग कर उसकी सांसें चेक करता है कि कहीं वो मारी ना गई हो, और खुश होता है कि वो जिंदा है अभी भी। पर वैसे आसपास चल रही बातें वो सुन पाता है, जिन बातों में जिक्र होता है शील्ड हीरो का वहाँ आने का और इनमें से किसी को खरीदने का। तो कुछ समय बाद शील्ड हीरोज़ की टीम इस तरफ बढ़ती है, जिसका इंतज़ार कर रही तो लड़का कहती है हमें खरीद लो, हमें बचाओ, मैं किसी पल मर सकती हूँ। पर उसके झूठ को पहचान लेता है नाफूमी और वो बढ़ते हैं उसकी तरफ जिसके लिए वो लोग यहाँ तक आए हैं, जो खैर वही बच्चा होता है जिसको उसने पहले देखा था, जिसका नाम है फोल। तो ये स्पेशल इसलिए क्योंकि इसका स्टेटस काफ़ी ज़्यादा है, इतनी कम उम्र में इसका स्टेटस है अभी 38 लेवल पे। तो वैसे इसका रेस है वाइट टाइगर, जो अपने क्लास के अंदर लेवल 60 तक पहुंच सकते हैं और उनका क्लास अपग्रेड करने के बाद उनका लेवल 120 तक भी जा सकता है, जहां ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, जो वैसे हीरोज़ के बाद सबसे स्ट्रांग माने जाते हैं, जिनकी कीमत होगी 120 गोल्ड कॉइन्स। तो हाँ ये वैल्यूएबल हो सकता है, पर इसने कहा कि हमें ख़रीद लो। मतलब क्या है इसका? तो उसके साथ उसकी एक छोटी बहन भी है, जहाँ वो चाहता है कि उसको भी खरीदा जाए क्योंकि शायद वो उसके बिना सर्वाइव ना कर सके। तो जो काफ़ी तक बीमार रहती है, जो अंधी है और अपने बेड से नहीं उठ पाती, जिसकी कीमत होगी सिर्फ 30 सिल्वर कॉइन या उससे भी कम। तो अब क्योंकि उसकी बहन किसी काम की नहीं है, जिसकी की कोई भी कीमत नहीं है, जिस वजह से वो जाता है अंडरग्राउंड कॉलेजियम में ताकि उसके खाने और दवाइयों का खर्चा निकाल सके। जो सब बातें कहकर वो उम्मीद करता है कि इससे शील्ड हीरो काफ़ी हद तक भावुक हो जाएगा, पर वो जानता है कि वो लोग उससे इसके बदले कमीशन भी लेते हैं। तो आगे वो उनके केज का गेट खुलवा कर अंदर जाके मिलता है उस लड़की से, जो उसके बारे में पूछ के उसे कहती है कि मेरे भाई का ख्याल रखना। पर जो वो चाहती है वो नहीं होगा, क्योंकि तभी वहाँ शील्ड हीरो उसकी बीमारी और उसके बारे में जानकर उसको स्कैन करके देख पाता है उसकी बीमारी का क्योर, जो पोर्शन होता है उसके पास मौजूद, जिसको निकाल के वो पिलाता है उसको। पर जिससे पहले नाफूमी पूछता है उसके भाई से कि क्या तुम तैयार हो सारी ज़िंदगी इस दवाई का कर्ज उतारने के लिए, जहाँ वो तैयार है हर एक कर्ज उतारने के लिए नाफूमी का। तो जिसके बाद नाफूमी पिलाना शुरू करता है उस पोशन को उस लड़की को, जिसके बाद वो काफ़ी हद तक ठीक महसूस करने लग जाती है। जो दवाई अलग अलग डोज में पिलाई जानी है उसको, जिसका एक छोटा सा डोज अभी दिया गया है इसको। तो आगे नाफूमी उसको गोदी में उठा लेता है और फैसला करता है इन दोनों को खरीदने का। जिसके बाद ये लोग पहुँचते हैं वापस गाँव की ओर, और अब क्योंकि इनके पास बहुत सारे और स्लेव हो चुके हैं तो ये और रहने की जगह बनाते हैं। पर इतने लोगों के बावजूद भी इनका डिफेंस अभी भी काफ़ी कमज़ोर है, और अगर इन्हें सुरक्षित रहना है तो इन्हें अपने डिफेंस पर जल्दी काम करना पड़ेगा। और वैसे एटला हर बार के अपने नए डोज के साथ और ठीक होती चली जाती है। तो खैर आगे मेल्टी और नावो में बात करते हैं इस जगह के बारे में, जहाँ इनके पास पहले से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। तो उनके बारे में क्या किया जाए, मतलब उनका ख्याल रखना पड़ेगा और स्ट्रेटेजी सोचनी पड़ेगी जिससे ये और बेहतर कर सके। तो खैर जैन की मीटिंग के बीच में आ जाती है सैडीना अपने हाथ में अल्कोहल लिए, जिसको रोकती है रेप्टिलिया और उसे नाराज़ हो जाती है। पर खैर आगे हम बढ़ते हैं एटला की ओर, जिसके जख्म और शरीर पूरी तरह से ठीक हो चुके होते हैं। बस अब कुछ समय और लगेगा जब वो अपने पैरों पर भी चल पाएगी। अब वैसे उसके बाद वहाँ से नावो में निकलता है किसी और गांव में ट्रेड करने के लिए, जहाँ वो कहता है इन सबको अपना ख्याल रखने के लिए और एटला को ट्रेनिंग करने के लिए चलने की। तो आगे एटला प्रैक्टिस करती है चलने की, जहाँ वो चल तो नहीं पाती फिलहाल, पर वो अपने पैरों पर खड़ी होना शुरू हो जाती है। जहाँ अब से पहले वो सिर्फ बिस्तर पर लेटी रहती थी, पर वो बैठ सकती है, खड़ी हो सकती है और जल्दी वो चल भी सकेगी। पर तभी यहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो गांव में आग लगा देते हैं, जो इनको दोबारा चोरी कर कर बेचने की फिराक में लगे हुए हैं। जो यहाँ मौजूद हर एक डैमी ह्यूमन को पकड़कर बेचने की फिराक में लगे हुए थे, जिससे बचता हुआ फाउल अपनी बहन को लेकर इन घरों के किनारे में छुप जाता है। तो ना जाने क्यों ये लोग इस हद तक पागल होते हैं, जहाँ पर वो वहाँ के झंडे को भी उखाड़ देते जो इनके और इनके साम्राज्य की निशानी थी। तो जहाँ फाउल इस्तेमाल करने जा रहा था एक फ्लेयर का,
जिसके बारे में उसको नाफूमी बता के गया था अगर इमरजेंसी आई तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो अगर हम लोग गांव से बाहर हुए तो, जिसका इस्तेमाल करता है फाउल। पर उसे नाफूमी के अलावा कोई और बंदा भी देख लेता है जो बाकी लोगों के साथ उन दोनों भाई बहनों को भी पकड़ लेता है। जहाँ वो एटला की तरफ बढ़ते हैं जिसको देख के फाउल उन्हें रुकने के लिए कहता है, पर वो फाउल को पकड़ लेते हैं जहाँ वो उनसे बचने के लिए उसके हाथ पर काट लेता है, जिसके बदले वो उसे घूसा मारता है और फाउल को पीट कर या मार कर एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं बाकी लोगों के लिए कि क्या होगा जब तुम हमारे खिलाफ जाओगे। जिसके ऊपर वो अपनी तलवार से वार करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर नाफूमी आ जाता है, जहाँ रेप्टिलिया उनके टूटे हुए झंडे के हिस्से को फेंक के मारती है उनकी तरफ। और फिर आगे नाफूमी सबको अपने शील्ड प्रिज्म में कैद कर लेता है जो भी उनके साथी होते हैं, और साथ में बाकी लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ सामने आते रेप्टिलिया की तलवारबाजी और साड़ीना की बिजलियों की शक्ति, दादी अम्मा के तेज तरार और कड़क वार। जहाँ नाफूमी काफी तक नाराज होता है इनके इस हमले से जिसकी वजह से इनका काफी नुकसान हुआ है, पर उन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कितना नुकसान हुआ है इन लोगों का, और वार करने पड़ता है वो नाफूमी के ऊपर, जिसको अपने शील्ड से वो डॉच करके कैद कर लेता है अपने शील्ड प्रिज्म में, जिसमें थोड़ी देर तक उसको कैद रखने के बाद वो अपने शील्ड प्रिज्म को हटाता है। जिसके बाद रेप्टिलिया बढ़ते उसकी तरफ अपनी तलवार लिया और उसके आर्मर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है, जो डर के मारे सरेंडर कर देता है, जिसको पहचान लेते रेप्टिलिया जो वही शख्स था जिसने आज से पहले भी इनको बंदी बनाकर बेचा था, जो आगे कहता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारा गांव खत्म हो जाएगा। पर नाफूमी को सबसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, पर तभी वहां पर कोई आती है कैपिटल की तरफ से जो इन सब चीज़ों को देखती है। पर आगे वो देखते इस बंदे के आर्मर में बने एक निशान को जो किसी नोबल फैमिली की निशानी है, तो इसका मतलब वो लोग उसको मार नहीं सकते क्योंकि वो नोबल फैमिली अपसेट हो जाएगी। पर नाफूमी को आता है खुराफाती आइडिया, ये लोग इनको नहीं मार सकते तो इन्हें जिंदा छोड़ना पड़ेगा, पर उसके बदले इन सबको स्लेव के तौर पे बेचेगा। जैसा वैसे यहाँ करना इलीगल है, पर इन्हें भेजा जाएगा सिल्ट वेल्ट में, जहाँ ये एक स्लेव की तरह बिक्री किए जाएंगे, जहाँ शील्ड हीरो को पूजा जाता है और ये उपहार होंगे शील्ड हीरो की तरफ से उन लोगों को बेचने के लिए। जिसको सुनकर वो सभी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, पर यही होगी उनके कर्मों की सजा, जैसा होता भी है। और वो पहुंच जाते हैं उस जगह जहाँ इन्हें बेचा जाना है, पर जो काम काफी तामझाम भरा था पर उसके बदले इन्हें एक अच्छा मुनाफा मिला, तो उन्होंने नोवेल को बेचा है। तो क्या उनके ऊपर कोई और एक्शन नहीं लिया जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट करेगा बाकी लोगों के लिए कि जो भी शील्ड हीरो के गांव में हमला करेगा उसका हश्र क्या होगा, जो एक कहानी अफवाह या अपवाद की तरह हर जगह फैलेगी। और इस तरह से बिके वो नोबल स्लेव्स भी एक अच्छे दाम में बिक पाते हैं। तो वैसे आगे एटला बात करना चाहते हैं नाफूमी से कि जब उन पे हमला हुआ उस समय वो कुछ भी नहीं कर पाई, वो बस खाली तमाशा देख रही थी वहाँ पर, वो एक बोझ बन गई उसके भाई पर। तो वो चाहते स्ट्रांग बन पाना ताकि वो अपने भाई पे बोझ ना बने और अपनी रक्षा खुद कर पाए। वैसे जो नाफूमी ने पहले ही सोच रखा है वो यहाँ मौजूद हर एक बच्चे को अपनी रक्षा खुद करने लायक ज़रूर बनाएगा, जहाँ वो कहते कि हाँ मैं भी ट्रेनिंग करूँगी और मैं आपकी शील्ड बनूंगी शील्ड हीरो। जो ये सब बोलते बोलते सो जाती है, जहाँ नाफूमी उसको उसके बिस्तर तक छोड़ता है, जहाँ वो बोलता है उसके भाई से कि ख्याल रखना इसका, दोबारा ये अकेले यहाँ तक ना आए। जिस पर वो कहता है कि मैं ऐसे रक्षा नहीं कर पाऊंगा एटला का, मुझे स्ट्रांग बनना है। तो दोनों ही भाई काफ़ी हद तक एक जैसे ही है, जहाँ पर आगे नाफूमी कल इसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, जिसके लिए वो पहले रीसेट करता है साडीना और फॉल के लेवल्स को, ताकि वो एडवांटेज ले सके नाफूमी के हीरो बफ्स के। वैसे साथ ही उसको बाकियों के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करना है ताकि वो सामना कर सके फिनिक्स के अटैक का। तो ये लोग किंगडम में घूम रहे होते हैं, जहाँ इन्हें दिखता है वही राजा, जो शील्ड हीरो को देख के गुस्से में आ जाता है। पर तभी वहाँ देखता है वो एटला को, जिसे देख ना जाने क्यों वो शांत हो जाता है और अपने घुटनों पर आकर एटला के बराबर बैठ जाता है और उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। जहाँ फॉल और वो अपना नाम बताते हैं, तो ना जाने क्या कनेक्शन है इसका एटला से, जो फिर रानी को वहां तक देख वहां से निकल जाता है। जहाँ आगे एटला बताती है उसके प्रेजेंस और अपने भाई के प्रेजेंस को एक जैसा। अब जहाँ आगे ये लोग मिलते हैं रानी से और बात करते हैं किंग के उस बिहेवियर के बारे में, जिसको सुन वो देखना चाहती है करीब से एटला को, और आगे बताना शुरू करती है कहानी स्टाफ हीरो के हीरोपंती की, जिसका नाम था लोग लेंसरस फरवरी। पर अपनी बहन के लिए उसने अपने नाम और देश को त्याग दिया और मेल्ड्रोमैक का एक आम सैनिक बन गया, जिसने खूब प्रसिद्धि और नाम हासिल किया। वो जो भी करता वो अपनी बहन के लिए किया करता था, जिसे दुनिया ने बार बार आजमाया। जहां बाद में उसकी बहन को किडनैप कर लिया सिल्ट बेल्ट ने, और अपने बहन की गुमशुदगी में वो गुस्से, नफरत और बदले की भावना से भर गया, जिसके बाद उसने अपने राजा टायरन का फायोन को हरा दिया। तो इन सब कहानियों को बताने के बाद मेन मुद्दे की तरफ पहुंचती है क्वीन। तो अहम बात यह है कि इन लोगों ने ढूंढ लिया है स्पेयर हीरो मोटो यासुसामा को, जिसके साथ होगी विच नाम वाली राजकुमारी मेल्टी। तो जिसके साथ आगे शुरू होता है ऑपरेशन
स्पेयर हीरो को पकड़ने का, जहाँ शायद मेल्टी को पकड़ना भी एक अहम कारण होगा। तो क्या कर रहे हैं दोनों साथ में और क्या करने वाले हैं, या फिर क्या षड्यंत्र रच रहे हैं दोनों साथ मिलकर। तो लास्ट टाइम एपिसोड में ये मीटिंग कर रहे थे रानी से, जहाँ वो जान पाए स्पेयर हीरो के बारे में, जो अपने साथियों को ढूंढ रहा है, जो सब उससे अलग या दूर हो गए थे स्पिरिट टॉर्टोइस से हुई फाइट के दौरान। वैसे जिनमें से एक नज़दीक है काफ़ी मैरलो मैक्स से, और अगर हम बात करें मेल्टी मतलब बिच की, तो उसे लास्ट टाइम देखा गया था नॉर्थ बॉर्डर के पास, पर उसके ऊपर स्लीव क्रेस्ट लगा हुआ था। क्या लोग उसे ट्रेस नहीं कर सकते इसको? जिसका जवाब होगा नहीं, पता नहीं कैसे, पर वो उसको ब्लॉक कर पा रही है। और इस सब के अलावा स्वॉर्ड हीरो के सारे कंपेनियंस मारे गए। तो जहाँ इन्हें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं रह गया है फिनिक्स के रिवाइव होने में। तो जहाँ रानी ने सजेस्ट करती है स्पेयर हीरो के पीछे जाने के लिए, जिस सब के बारे में सोचते हुए नाफूमी को याद आता है जब उसने कहा था फिलोरियल क्वीन से कि चाहे तुम जो कहो मैं उनके साथ काम नहीं कर सकता, पर उसने एक वार्निंग दी थी, अगर तुम लोग साथ मिलकर काम नहीं करोगे तो मैं सभी हीरोज़ को मार दूंगी। तो जहाँ रानी की रिक्वेस्ट और फ्लोरियन क्वीन की बातें याद करते हुए वो ध्यान देता है बाकी हीरोज़ को साथ में जोड़ने के ऊपर, जिसके लिए शुरुआत करेगा वो स्पेयर हीरो से। तो वैसे वहाँ खड़े नाफूमी पर कोई नज़र रख रही होती है, पर कट टू हम बढ़ते हैं स्पेयर हीरो की ओर, जो काफ़ी बुरी हालत में होता है और अपनी उस पस्त और लंगड़ाती हुई हालत में ढूंढ रहा होता है बाकी अपने साथियों को कि वो कहाँ चले गए, कहाँ चले गए वो सब उसको छोड़कर। तो जारी रहती है स्पेयर हीरो की खोज। जिस बीच हम बढ़ते हैं नाफूमी गांव की ओर, जहाँ से ये बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और नई चीज़ें सीख रहे हैं, पर साथ ही बच्चों को लगी है भूख, जिनके लिए खाना तैयार करता है नाफूमी। जहाँ वैसे इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा तगड़ी नहीं है, पर उसके बावजूद भी काम चल रहा है। वैसे जहाँ मेन फोकस है नाफूमी का इन सबको तैयार करना फिनिक्स के अगेंस्ट लड़ पाने के लिए। तो आगे कुछ समय के इंतजार के बाद इन भूखे बच्चों को मिलता है उनका खाना, पर इनके झुंड में एक नई लड़की दिखती है जिसको रोकता है नाफूमी, जिसको वो नहीं पहचानता, पर उसे पहचानती है फिलो, जो होती है क्लॉन जिससे उन्होंने लड़ाई की थी उस अरीना में, जिसका नाम है मर्डरर क्लॉन, और जो यहाँ तक चल कर आई है। पर ये कोई फ्री का खाना नहीं है, ये गांव वालों के लिए, जिस पर वो उनको पैसे देती है। पर नाफूमी को पैसे नहीं चाहिए, वो बस उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस पर वो कहती है कि इसके बावजूद भी कि मैं उनको बाकी डाकुओं से बचा सकती हूँ। तो जवाब होता है हाँ, क्योंकि नाफूमी को उसके ऊपर भरोसा नहीं है। जो वो गांव छोड़ के जाते हुए थोड़े से आगे बढ़कर पीछे मुड़कर देखती है, और फिर थोड़ी दूरी पर और जाकर पीछे मुड़कर देखते रहती है। पर नाफूमी का जवाब इसके बावजूद भी ना होता है। पर मे भी नाफूमी को उसको एक मौका देना चाहिए था। वैसे इस बारे में आपका क्या सोचना है? तो खैर आगे हम बढ़ते कहानी में, जहाँ नाफूमी किसी काम से बाहर जा रहा है और बाकी लोगों को कहता है ट्रेनिंग करने के लिए, और साथ ही ये ध्यान रखने के लिए भी कहते हैं कि कोई अनजान बंदा इस गांव में ना घुस जाए। तो आगे वो अपना सफ़र शुरू करते हैं, जिस दौरान हम देख पाते हैं स्पेयर हीरो को एक बेकरी के बाहर, उस बेकरी को देखते हुए या शायद इस लड़की को देखते हुए, जहाँ नाफूमी खोज में निकला हुआ है स्पेयर हीरो के ही, जिस दौरान वो देख पाता है इस टाउन की पस्त हालत को। पर अभी के लिए ढूंढने आया स्पेयर हीरो को, जिस खोज को वो जारी रखता है। जहाँ एक हीरो होने के अंदेशे के साथ वो बढ़ते हैं उस तरफ, जहाँ हम देख पाते हैं स्पेयर हीरो को बात करते हुए अपने टीममेट से। तो ये बेकरी वाली उसकी पुरानी टीममेट है, जिसे स्पेयर हीरो कन्वेंस करता है अपने साथ दोबारा जुड़ने के लिए, जिसके साथ वो बिल्कुल नहीं जुड़ना चाहते क्योंकि उसने कुछ भी नहीं उखाड़ा। शील्ड हीरो की तरह जिस निराशा के साथ गिरा हुआ स्पेयर हीरो जब उठता है, तो देखता है अपने बगल में खड़ा नाफूमी को, जो उसको देख के वहाँ से भागना शुरू कर देता है और कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। तो खैर उसकी टीम की पुरानी मेंबर वहाँ मौजूद होती है, जिससे उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जिसके बदले उसे खाने पीने का बिल या शायद उसकी बेकरी के सामान का बिल देना पड़ेगा, जिसके लिए वो मान जाता है। जिसके साथ वो बताना शुरू करते हैं उनके एडवेंचर के बारे में। जिस समय स्पिरिट टॉर्टोइस सामने आया था, उस समय स्पिरिट हीरो भी उसको हराने गया था। जहाँ स्पिरिट टॉर्टोइस के सब गार्ड्स को हराकर वो बढ़ते हैं आगे, और बढ़ते हुए पहुंचते हैं स्पिरिट टॉर्टोइस की टाँट के ऊपर, जिसके ऊपर स्पिरिट हीरो इस्तेमाल करता है थंडर स्पीयर। पर उसके उस वार से लगी चोट दोबारा हील हो जाती है, जिसके बाद वो अपने एक और वार का इस्तेमाल करता है, पर फिर भी कुछ नहीं होता। और उस तरह कई सारे और वार करता है, पर उस सबसे भी कुछ नहीं होता। पर फिर भी लगा पड़ा होता है स्पेयर हीरो। पर जहाँ उसके टीममेट्स उसकी हरकतें देख के बोर हो जाते हैं और पीछे से वो भग जाते हैं उसका साथ छोड़कर, जिस पर उसकी इस टीममेट को लगा कि उसने गलत हीरो का साथ दिया। तो बस यही थी कहानी, जिसके बाद उसने स्पेयर हीरो का साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो आगे उस लड़की को लगता है कि वो उसको यहाँ अरेस्ट करने आया है, पर अब वो नहीं कर सकता क्योंकि उसने सब कुछ बता दिया उसको। पर खैर नाफूमी उसको यहाँ अरेस्ट करने नहीं आया था, जिससे वो आगे पूछता है यहाँ मौजूद बार्स के बारे में, जिनमें से एक बार में जाता है नाफूमी, और उसे वहाँ दिखता है स्पेयर हीरो की बजाय स्वॉर्ड हीरो, जो भी शायद यहाँ से भागने वाला होता है या काफी हद तक नर्वस होता है, जिसको देखते हुए नाफूमी रेप्टेलिया और फिलो को वहां से बाहर भेज देता है। तो आगे बताता है कि वो यहाँ स्पेयर हीरो को ढूंढने आया है, जहाँ स्पेयर हीरो अपने पुराने साथियों को ढूंढने आया है। जिस पर स्वॉर्ड हीरो कहता है अच्छा तो उसके साथी जिंदा है, जिसमें नाफूमी उसकी निराशा को सुनकर समझ पाता है उसके दर्द को, और उससे पूछता है मैंने सुना तुम्हारे सारे साथी मारे गए,
तो क्या हुआ? जिस पर वो कहता है वो मारे गए क्योंकि वो कमज़ोर थे। जिन बातों में भी निराशा साफ झलकती है। जिस पर कहता है नाफुमी, माफ़ करना जो भी तुम्हारी टीम के साथ हुआ, पर तुम अब भी लड़ सकते हो। फिनिक्स को एक्टिव होने में ज़्यादा समय नहीं है, जिसको हम सभी हीरोज़ को साथ मिलकर आना पड़ेगा। जिस सबसे स्वॉर्ड हीरो एग्री भी कर रहा होता है और आगे नाफुमी बताने वाला था उसको फिनिक्स के बारे में। पर तभी वहाँ आती है बिच जो कहती है कुछ मत मानो जो भी शील हीरो कह रहा है। मैंने स्पेयर हीरो का साथ छोड़ा क्योंकि वो असली हीरो नहीं था, और तुम वो असली हीरो स्वॉर्ड हीरो। और स्पेयर हीरो ने भी बिल्कुल शील हीरो की तरह मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। जिस पर शील हीरो कहता है कि तुम्हें उस पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। पर वो कहती है जो भी यहाँ हुआ उस सबके पीछे शील्ड हीरो था। रानी और बाकी लोग मिलकर मुझे हटाना चाहते थे ताकि वो छोटी मेल्टी बन सके, रानी जो कि चमची है शील्ड हीरो की। और देखो मैं झूठ नहीं कह रही, अगर झूठ कहते तो मेरा वो क्रेस्ट चमकता, पर पता नहीं कैसे उसने उसे निजात पाया, पर वो नहीं चमक रहा सच में। जिस पर आगे वो कहती है सारी दुनिया तुम्हें क्रिमिनल मानती होगी, पर मैं जानती हूँ कि तुम ही हो जो इस दुनिया को बचाओगे। चाहे कोई भी तुम्हें विश्वास क्यों ना करे, मैं तुम पर विश्वास करूंगी, ग्रेट स्वॉर्ड हीरो। पर तभी वहाँ आता है स्पेयर हीरो जो कहता है मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, और साथ ही कहता है उसका वो नाम जो ऑफिशियली पब्लिक हुआ था, स्लट। पर जिसी को इस्तेमाल करते हुए घुमा के कहती है कि देखो ये मुझे ढूंढ भी रहा था और मुझे स्लट भी कह रहा है। ये हर रात मेरे साथ जोर जबरदस्ती किया करता और उसकी बात ना मानने पर मेरे पापा को मारने की धमकी दिया करता। जिस पर स्वॉर्ड हीरोज पर भड़क पड़ता है और इन दोनों की फाइट इस तरह से आगे कंटिन्यू हो रही होती है। जिस पर नाफुमी का पारा चढ़ जाता है और वो कहता है रैन यानी कि स्वॉर्ड हीरो, तुम किसकी बात सुनोगे, मेरी या इसकी? पर जो सुनता है इस लड़की की बात और कहता है ये सही कह रही है, इस सब के पीछे तुम ही थे, तुम्हारे वजह से मेरे साथी मारे गए। पर जिस पर नाफुमी मुझसे कहता है कि अगर तुम्हें यही कहना है तो मैं भी तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, तुम्हारे सभी साथी मारे गए क्योंकि तुमने इस चीज़ को एक गेम की तरह देखा है, और साथ ही दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना काफ़ी आसान होता है। और ये दुनिया एक गेम नहीं है, यहाँ पर कुछ साथी होते हैं जो तुम पर भरोसा करते हैं, और तुम अभी एक फेलियर हो, एक हीरो के तौर पर नहीं, एक इंसान के तौर पर भी। जिस पर झिझकता हुआ वो कहता है इसमें मेरी गलती नहीं थी, इसमें मेरी गलती नहीं थी। जिसको सपोर्ट करते हुए विच कहती है कि आपको उसकी कोई भी बात मानने की जरूरत नहीं है। पर जहाँ नाफुमी गुस्से में कहता है अगर तुमने कुछ और भी कहा तो तुम मारी जाओगी। जिस पर नाफुमी कहता है कि तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो, अगर तुमने ये सब माना तो तुम काफ़ी बुरे दिखोगे, इसलिए तुम इससे बचने का तरीका ढूंढ रहे हो। जिस पर वो कहता है कि तुम जानते हो कि तुम्हें अभी क्या करना है, और जिनमें से एक है कि तुम्हें इस लड़की की बात बिल्कुल नहीं सुननी। पर जहाँ ये सुन के काफ़ी गुस्से में आ जाता है स्वॉर्ड हीरो और अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है, जो लड़ेगा उस इंसान के लिए जिसने उस पर भरोसा किया है। और वो वार करता है इस भीड़ से बड़ी बिल्डिंग के अंदर अपनी तलवार से, जिसको काफ़ी आसानी से नाफुमी डॉज कर लेता है। तो मतलब स्वॉर्ड हीरो के वार उस पर काम नहीं आने वाले। जिस पर उसको बिच कहती है यहाँ से भागने के लिए, जिस दौरान वो इस्तेमाल करता है फ्लैशिंग स्वॉर्ड का। और वैसे स्पेयर हीरो बिच के पैर पड़ता है अपने साथ उसको रखने के लिए, लेकिन वो उसको लात मार के पीछे हटा देती है और चिढ़ाकर वहाँ से भागती है कहते हुए कि तुमने मेरा साथ छोड़ा था। और वहाँ से निकल जाता है स्वॉर्ड हीरो अपने पोर्टल के साथ। तो यहाँ स्पेयर हीरो की दुनिया नस्ता नाबूद हो चुकी है। पर तभी उसकी आंखें जब दोबारा खुलती है तो उसके सामने होती है फीलो, जो नाच गा रही होती है, जो शायद एक मोटिवेशनल गाना होता है क्योंकि इसमें कहा जाता है आसमां पे देखो बादल कैसे बदले ढंग, वैसे जरूरी भी है तुम्हारा बढ़ना, तो उठाओ सर। मे भी इससे आपको मोटिवेशन ना भी मिली हो, पर ये गाना काफी हद तक दुख ले जाता है स्पेरी रो के। वैसे ये गाना सुनने में काफी अच्छा भी था, जिसकी एक लाइन थी तुम्हारी सारी चिंता हो जाएगी हवा। तो बढ़ते गाने के कंक्लूजन की ओर, जिसको सुनकर स्पेरी रो की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जिस पल वो उसको एक गाजर गिफ्ट करती है वो उससे प्यार कर बैठता है और गले लग जाता है उसके। पर जिसको पकड़ता है शील्ड हीरो और कहता है कि तुम तैयार हो ना हमारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए। जिस पर वो भी हामी भरता है, पर अगले दिन सुबह वो फैसला करते हैं कि उसको अपने साथ नहीं ले जाएंगे क्योंकि वो भी शायद तैयार नहीं है ट्रेनिंग करने के लिए। पर इससे पहले कि वहाँ से निकल पाते, वो सुबह सुबह उनके दरवाजे पहुँच जाता है और संबोधित करता है नाफुमी को फादर से, मतलब पापा कहकर। जिसके मुंह पे वो दरवाज़ा बंद करके उससे पूछते हैं फादर इसका क्या मतलब हुआ? जिस पर वो कहता है कि आपकी बेटी ने मुझे अंधकार से बाहर निकाला और सिखाया कि क्या है सच्चा प्यार। जिसके बाद वो हाथ मांगता है फीलो का। लगता है असली दुनिया में काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा सिंगल था। जो फिर पीछे पड़ जाता है फीलो के, जो छुपती है रेप्टिलिया के पीछे, जो उसको कहती है रुक जाओ तुम उसे डरा रहे हो। जिस पर वो कहता है पीछे हटो रखून पिग, जिससे गुस्से में आकर रेप्टिलिया उसको धर देती है, जिससे वो नॉकआउट हो जाता है। जहाँ इस समय का इस्तेमाल करते वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और होश में आने का दो ढूंढता है फीलो को, और दुख में होता है कहाँ गई तुम फीलो। हाँ मतलब इतना दुख काफ़ी था। तो खैर ये था रिव्यू इस एपिसोड का। और वैसे अब आपके सोचते थे एपिसोड के बारे में और हमारे रिव्यू के बारे में, अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो को लाइक शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तो अगली मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।